ओके। तो जलाल, आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कह रहे थे। जी सर। असल में ये कह रहा था कि मतलब कुछ खानदान हैं जो थोड़ा सा अगर बचपन जोर से। से बोलिएगा, आपकी आवाज जरा कम आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कुछ खानदानों में ऐसा होता है, उनकी जेनेटिक्स ऐसी होती है कि वो लीड कर सकते हैं लोगों को, वो मैनेज कर सकते हैं। उनमें एक जेनेटिकली चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे जहन में किसी का अभी इस वक्त आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन जैसे पहले ज़माने में जो ख़ानदान होते थे उसमें होते थे कुछ जंगजू। उनका अगर उसको जंग वगैरह उस बच्चे को ना भी आता था, मतलब पैदाइशी तो उसे जंग वगैरह नहीं आता था, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होता था वो खुद जंगजू बन जाता। उसकी डेवलपमेंट उसके जेनेटिक्स में एक लड़ाई और इस करने का तरीका था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह लीडर्स भी ठीक है, बनते हैं लीडर्स, बाद में बन जाते हैं, लेकिन उनमें जेनेटिकली एक चीज़ होता है, वो लोगों को मैनेज करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ट्रेड थ्योरी, जो ओल्ड ट्रेड थ्योरी हमने पढ़ी तो हमने देखा कि मर्द होना और ताकतवर होना और लंबे कद का होना, ये सारी चीजें जेनेटिक हैं। ठीक है। और ये जो आपने अभी मिसाल दी जंगजू उनके होने की, तो वो जाहिर है एक ऐसे खानदान और माहौल में पैदा हुए कि जो वो जेनेटिक पोटेंशियल था उसको भी फुल एक्सप्रेशन का जो है मौका मिला। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर की एक डिबेट है कि कुदरत ने क्या बनाया है किसी इंसान को, वो तो जेनेटिक वो हो गया, और फिर जो उसे माहौल मिला। असल में ना सर, जो जलाल कह रहे हैं वो सही बात है कि मतलब अगर शाही खानदान के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर एक अंदाज होता है, शाही अंदाज जिसे कहते हैं। बट सर वो भी, अगर कोई बच्चा भी है तो जो वो जिस माहौल में बड़ा होता है वो उसी माहौल के मुताबिक ढल जाता है। अब एक बच्चा है जो ऐसे घराने में पैदा हुआ है जहाँ पर लीडरशिप होती है, तो वो सीख रहा है, वो देख रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चा अंग्रेज है तो वो अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके आसपास लोग बोल रहे हैं, और वो छोटा बच्चा समझता भी है। अगर हम उसके सामने उर्दू बोले तो समझ नहीं आएगी। तो जो माहौल होता है उसके मुताबिक बच्चा छोटा भी हो तो वो सीख लेता है कि क्या हो रहा है आसपास। लेकिन सर यहाँ पर चलिए। मैं अब एक बात ऐड जी करना चाहूँगा। जी जी। मैंने कितनी बार देखा भी है और सुना भी है, और मेरे पापा से भी सुना है कि कई बार गरीब का बच्चा अमीर के घर चला जाता है बचपन से, लेकिन हम्म उसमें वो अमीरों वाली चीज़ें नहीं होती। हम्म उसमें ये जेनेटिकली एक अंदर से उसको वो गरीबी लाती है। और ऐसा भी हुआ है कि अमीर के बच्चे हुए तो अमीर के घर पे, लेकिन वो बचपन से फिर वो किस तरीके से वो बाद में गरीब हो गए, कुछ भी हुआ उनके पापा के साथ, लेकिन उसमें वो अमीरी वाला चीज़ लाजमी हो ये। ये देखें, टॉपिक फिर सोशियोलॉजी और जेनेटिक्स में निकल जाएगा। आपकी बात में दोनों की वजन भी है, मगर हमें थोड़ा सा बैलेंस भी देखना चाहिए। शाही खानदान की बात की तो अगर हम ब्रिटिश शाही खानदान को देख लें, क्योंकि सऊदी शाही खानदान की बात करना तो दावत देना है फोन हैकिंग और मर्डर को। तो ब्रिटिश शाही खानदान में देखें, चार्ल्स जो है उनको तो क्वीन ने कह दिया है कि ये आदमी बादशाह नहीं बने, उनकी जो हरकतें रही। अच्छा, चार्ल्स के बाद जो है नेक्स्ट इन लाइन है विलियम। अब विलियम और हैरी में आप फर्क देखें कि कितना है उनके मिजाज और स्टाइल में। विलियम जो है बड़े हैं, अगर मैं नाम गलत नहीं याद कर रहा हूँ, और हैरी जो छोटे हैं वो तो छोड़ छाड़ के ही चले गए। और अमेरिका जो है वो शिफ्ट हो गए, कह रहे हैं भाई हमें हम नहीं रह सकते यहाँ पे, बहुत ज्यादा बायस है। तो खानदान में तो एक ही पैदा हुए हैं, मगर जाहिर है उन्हें मालूम है कि मैं क्राउन प्रिंस नहीं होऊंगा जब तक कि मेरे भाई की डेथ ना हो जाए, अगरचे होती है। तो वही माँ बाप हैं, मगर बिल्कुल अंदाज मिजाज और जो लीडरशिप की सलाहियत है वो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट है। हालांकि अपब्रिंगिंग और पेरेंटिंग काफी हद तक सेम मिली होगी उन्हें। तो कुछ जरूर फैक्टर है जेनेटिक्स। देखें, जेनेटिक्स के लफ्ज से तो आप वाकिफ हैं, एक और लफ्ज है एपीजेनेटिक्स।
EPI लगा दें उसके आगे। तो एपिजेनेटिक्स जो है वो ये है कि एनवायरनमेंट का जेनेटिक जीन्स एक कोड है ना, तो जीन के कोड के एक्सप्रेशन में एक रोल होता है। तो अगर पोटेंशियल है भी जेनेटिक और उसको एनवायरनमेंट से वो मौका नहीं मिला तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें फिजिकल ट्रेट्स भी आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी आ जाती हैं। हाँ, उस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल कि अगर जेनेटिक पोटेंशियल है और माहौल भी सही मिला तो फिर हम देखेंगे कि हाँ, जो लीडर है वो अपने अगर बच्चों की उन्होंने ग्रूमिंग सही की है और उनको वही ट्रेनिंग दी है जो उनको खुद मिली, तो लीडर के घर में फिर लीडर डेवलप होगा। ठीक है, एक और जो आपने बात की है वो आपके पर्सनल उस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है, शायद मैंने इस किताब का बताया भी हो आपको। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये सुना है किसी ने जी नाम? सर, मैंने पढ़ा है। जी सर, पढ़ी है मैंने आपने? जी सर, फर्स्ट चैप्टर तकरीबन मैंने हाँ पढ़ा। हाँ जरूर। तो ये तो जिनको भी कामयाब होने का या पैसे कमाने का शौक है वो बड़ी मशहूर किताब है। आई थिंक रॉबर्ट कियोसाकी की, एक जापानीज अमेरिकन है, और जापानीज ओरिजिन के हैं या हवाई के, आई डोंट नो, बट तो उसमें यही बताया गया है कि भाई जो रिच डैड होते हैं वो अपने बच्चों को एक खास किस्म की तरबियत देते हैं पैसे से मुताल्लिक, और जो निस्बतन पुअरर डैड्स होते हैं वो अपने बच्चों को नौकरी पेशा और उसकी तरफ जो है तरगीब देते हैं। तो वो ट्रेनिंग जो है, अर्ली ट्रेनिंग, वो गरीब को गरीब रखती है और अमीर जो है वो अमीर से अमीरतर होता जाता है। तो ये ट्रेनिंग अगर आपको पेरेंट्स से नहीं मिली तो आप खुद अपने आप को जो है वो दे लें। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जलाल आप पढ़ रहे हैं, ये किताब पूरी पढ़ें और जी सर, उसको। फर्स्ट चैप्टर पढ़ दिया, उसमें वो बैलेंस शीट्स और वो देख के काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आई। वेरी गुड। मैं खुद नहीं पढ़ता, मैं पापा के साथ पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी इंग्लिश में मसला आ जाता है, तो इसलिए जी मैं जी उनके जी। साथ पढ़ता हूँ, अकेले नहीं पढ़ता। नहीं नहीं, सही है। चलें देखें, इंग्लिश का आपने पहले भी कहा था क्लास में, तो मैं फिर वही कहूँगा कि अभी आपके पास बैचलर्स में भी 2.5 साल है तकरीबन, इम्प्रूव कर लें, आपके ही काम आएगी। अभी आप इस उम्र में वोकेबलरी इम्प्रूव करना शुरू करेंगे तो 2-2.5 साल में बहुत आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा बुक भी है, अगर शायद आपने पढ़ा हो, वो भी मैंने स्टार्ट किया है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जी 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 बिल्कुल, मैंने सुना हुआ है, पढ़ी पढ़ी मैंने दोनों किताबें नहीं है, बट उनके कंटेंट्स का मुझे मालूम है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो है वो सेल्स से रिलेटेड ज्यादा है। शायद ऑग मैंडिनो ने लिखी है, किसने लिखी है? चैप्टर ही पढ़ा, आगे भी पढ़ूंगा। हाँ, मैं अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही इसका पढ़ा, आगे अच्छा नहीं अच्छा पढ़ा, अच्छा, अभी आगे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मिलके पढ़ना है या अकेले पढ़ना है, बाकी सबको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो माइंडसेट का, वो कहते हैं कि माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। अगर आप एक खानदान में पैदा हुए, उनका माइंडसेट एक किस्म का है, तो वो फिर उसी किस्म की ट्रेनिंग आपकी जो है वो रहेगी और फिर आपके बिहेवियर भी वही रहेगा। एनीवे, अब वापस आते हैं लीडर ट्रेनिंग पे। तो लीडर ट्रेनिंग के अलावा यानी ओवरऑल ट्रेनिंग जो है आ, वो है, अच्छा मैंने अभी चेक किया था, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज सैमुअल क्लासन ने लिखी है, ऑगमेंटिनो ने नहीं लिखी। एनीवे, तो ये इन्होंने सन नहीं बताया हुआ, यहाँ पे फुटनोट में दिया हुआ होगा। $70 बिलियन खर्च हो रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पे यूएस में। ठीक है ना, और इसमें फिर बिलखुसूस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हार्वर्ड में, कंपनियों के अंदर अपने हैं, और फिर ये इदारे हैं आउटवर्ड बाउंड जैसे, जो कि वो सेलिंग करवाते हैं, हाइकिंग करवाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करवाते हैं, कि ताकि टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके। अब यहाँ मिसाल दी हुई है। अब ये किताब मेरे ख्याल है 2018 या 20 की है, मगर जब लिखना शुरू होते हैं ना ऑथर, तो वो 2-3 साल पहले से लिख रहे होते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ मार्क फील्ड साहब जो हैं वो कंपनी के सीईओ हैं। ये अब सीईओ नहीं है, इनके इनके बाद कोई आ गया, इन्होंने अच्छा काम किया था, मगर इन्हें ग्रूम किया गया, ट्रेन किया गया, 25 साल ये एम्प्लॉय रहे और इन्हें मुख्तलिफ पोजीशंस दी गई। इनका पेज विकीपीडिया पे
जाके देख सकते हैं। मैंने खोला हुआ भी है, अगर आप खुद भी देख लिएगा। मगर इन्होंने जो मजे की बात है, हम सेठों की बात कर रहे थे, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वो मैं दिखाता हूँ। सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है, मेड है या बॉर्न है? उसका आंसर है कि दोनों चीजें कंबाइन होती हैं। मेरे नजदीक नेचर और नर्चर को आप अलग नहीं कर सकते। कोई भी शख्स, मैं, यस सर। आप, एनीबॉडी, वो कहीं ना कहीं तो पैदा होते हैं, तो जाहिर है अपने हम पेरेंट्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन लेके पैदा होते हैं। मगर जो माहौल हमें मिलता है, उसमें बर्थ ऑर्डर आ जाता है, आप पहली औलाद हैं, दूसरी औलाद हैं, उसमें जेंडर आ जाता है, उसमें सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। वो सारी चीजें मिलके फिर हमारे जो अंदर पोटेंशियल है उसको या तो उभरने का मौका मिलता है, या वो दबा दिया जाता है, या मिक्सचर के फॉर्म में वो डेवलप होता है। तो मेरे नज़दीक हर शख्स में, कोई भी हो, उसमें आपको याद है कि जो क्लास में बातें भी हुई हैं कि हर शख्स में पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं बहुत हद तक, मगर सोच की लिमिटेशन आ जाती है कि नहीं भाई, ये तो फलाने लोग करते होंगे, हम तो इन जैसे नहीं है, ये बड़े कोई अच्छे खानदान में पैदा हुए होंगे, ये इनके पास तो साहब दे वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, ए साहब ये तो एलिटिस्ट हैं, ये फलाना है, ढिमका है। तो जेनेटिक का एक मिसाल मुझे याद आ रही है। स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना हुआ होगा, स्टीव जॉब्स मरहूम। जी सर। माइक्रोसॉफ्ट। नहीं नहीं, कोई और बताना चाहेगा? सर एप्पल वाला। जी जी जी, बिल्कुल। एप्पल के जो सीईओ थे फॉर्मर, उनकी डेथ रिलेटिवली बड़ी यंग एज में हो गई थी। तो ये शायद किसी को पता है कि स्टीव जॉब्स को उनके माँ बाप ने यतीम खाने में डाल दिया था। नहीं पता सर। वो स्टोरी ये थी कि वो जब स्टीव जॉब्स पैदा हुए तो माँ बाप की, ये अमेरिकन कल्चर है ऑब्वियसली, तो शादी हुई भी नहीं थी। उन्होंने कहा हम पाल नहीं सकते इसको, अभी और वसाइल नहीं है। आई थिंक दोनों स्टूडेंट्स थे उस वक्त, तो उन्होंने ऑर्फनेज में डाल दिया। तो ये जो जॉब्स इनका सरनेम है, ये इनके अपने ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नहीं है। तो खैर वो उन्होंने तरक्की करते करते एप्पल बनाई और सीईओ बने। बट वेरी फ्यू पीपल नो कि ये जेनेटिक टैलेंट की बात कर रहा हूँ कि जो उनकी सगी बहन पैदा हुई स्टीव जॉब्स के बाद, उनका नाम लीजा सिम्पसन है, और वो अपने राइट में एक अच्छी खासी ऑथर हैं, पब्लिश्ड। ठीक है। तो वो, हम कहेंगे कि भाई इनके माँ बाप में जेनेटिक कोई वो तो था ऐसा कि जो स्टीव जॉब भी जीनियस निकले, और बहन जो है वो जो है वो भी कामयाब अपनी फील्ड में, राइटिंग की फील्ड में कामयाब है। तो इससे तो हमें लगता है कि जेनेटिक से बड़ा फर्क पड़ता है। स्टीव जॉब्स यतीम खाने में पले, फिर दूसरे माँ बाप ने उन्हें पाला जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और ट्विंस पे स्टडीज हुई हैं, ये आप यूट्यूब पे देखिएगा। तो ट्विंस जिन्हें सेपरेट कर दिया गया था बर्थ पे किसी भी वजह से, तो वो जब 30-40 साल की उम्र में मिलते हैं तो हैरान कुन तौर पे बाज ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है, वो उनके ज़ाहिर है शक्ल और हुलिये तो मिलते ही हैं, मगर उनका पेशा क्या है, उनके, ये डिस्कवरी चैनल पे आ रहा था, पेशा एक जैसा, उनके कपड़े पहनने के अंदाज एक जैसे, हालांकि अलग अलग घरानों में पले हैं, विद नो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन। हद ये है कि उनकी बीवियों के नाम, उन्होंने जो अपने कुत्तों के नाम रखे वो, और जो उनके 3-4 दोनों के बच्चे थे उनके नाम भी मिलते जुलते। आई मीन इमेजिन के जेनेटिक्स का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आता है। बट हैविंग सेड दैट, जेनेटिक्स इज नॉट एवरीथिंग, एपिजेनेटिक्स भी है, और माहौल का बहुत असर जो है वो पड़ता है। एनीवे, तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई वांटेड टू शो यू, कि जो किताब में हमारे इन्होंने नहीं दिखाया है, कि वो तो बता दिया है कि साहब ये जो है सीईओ बन गए, बट सेठ की हम बात कर रहे थे। ये आप देखें कहाँ गया, होल्ड ऑन। तो इसमें आधा स्क्रीन गायब हो जाती है।
बोर्ड है, वेट अ मिनट जी। ये आपको पेज नजर आ रहा है विकिपीडिया का? यस सर। हाँ, तो मार्क फील्ड्स के बाद एक और बने थे, उनके बाद जो है जिम फार्ली हैं, वो करंट प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, मगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है अभी भी? कौन है भाई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? नहीं पता सर, है? नहीं पता सर। सर अरे सर नजर आ जिम रहा है फॉर्ली, स्क्रीन पे, भाई कह रहे हैं नहीं पता विलियम क्ले। है। विलियम क्ले सर। विलियम क्ले के सर आगे भी तो पढ़े हैं। विलियम बिल क्ले बिल फोर्ड। फोर्ड। फोर्ड, फोर्ड, हेनरी फोर्ड के ये ग्रेट ग्रैंडसन है, ठीक है। फोर्ड फैमिली के पास अभी भी ओनरशिप तो सिर्फ शेयर ओनरशिप 22%, सिर्फ 2% है, मगर वोटिंग राइट्स 40% है इनके पास। तो फैमिली कंट्रोल अभी भी चल रहा है। सीईओ जो भी हो, जो मिल्कियत है वो फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन यानी पोते की औलाद के पास है, ठीक है। तो ये चीज हमारी किताब में शेयर नहीं की गई, तो बिग पिक्चर जो है ना वो क्लियर करना जरूरी होता है। अच्छा जी, लेट्स सी। ऑलराइट, ऑलराइट, कैन यू सी द पीडीएफ अगेन? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो किताब में जो लिखा है अक्सर वो आधी कहानी होती है। सीईओ होंगे ये, मगर फैमिली का कंट्रोल अभी भी है, ठीक है, और वो जेनेटिक है, बाप दादा से चला आ रहा है। और विलियम क्ले फोर्ड जो है वो भी एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी रह चुके हैं कई साल पहले, अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अभी भी हैं, और फिर इनके बाद इनके बेटे बनेंगे। ठीक है जी। सवाल सारा ये आता है कि क्या आप सीईओ समझते हैं कि आप बन सकते हैं या नहीं, या बन सकती हैं या नहीं? सर बन सकते हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। मेरे क्लासमेट सीईओ बने हैं, कुछ मेरे जो कुलीग्स होते थे वो सीईओ बने हैं, बनी हैं। इसमें कोई ऐसी इम्प्रेस होने की, हैरान होने की बात नहीं है। आप एक अच्छी कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस शो करते रहें और लगे रहें, आगे आपको तरक्की मिलती जाएगी। 20 साल 25 साल में आप सीईओ बन जाएंगे, इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है, ठीक है। आपको वो जो 7 Everything possible in this जी, world. Everything possible in this world if you are hardworking. ये पहले पार्ट से तो मैं एग्री करूंगा, मगर खाली हार्ड वर्क से काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पॉलिटिकल स्किल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब खेल आने चाहिए आपको। तो खाली अगर आप समझ रहे हैं कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो है आपको आगे तरक्की मिलती रहेगी, ऐसा अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं है। आप एप्पल में हो, गूगल में हो, माइक्रो कहीं भी हो, टॉप लेवल कंपनी में ऊपर जाने के लिए बना के रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो टैलेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, बट स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। माइक्रो मैनेज नहीं करना है, डेलीगेट करना है, और अपने करियर को मैनेज करना होता है। मेरे एक सीनियर थे जो बड़े क्विक उन्होंने राइज किया, एबीए में सीनियर थे, तो वो 12 साल में सीईओ बन गए थे ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो वो रैकेट बेनकीज है, साबिर समी उनका नाम है। आज वो केएफसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ग्लोबली, ठीक है। या आप उनका वेब पेज या लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देख सकते हैं, साबिर समी।
तो साबिर समी जब मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो वो टैलेंट को लेने के लिए आए थे कि भाई हमारे यहाँ लोग अप्लाई किए करें, लोग यूनिलीवर और पीएनजी और सिटी बैंक चले जाते हैं, रैकेट को लोग कंसिडर नहीं करते, तो बेसिकली अपनी कंपनी को सेल करने आए थे। तो मैंने स्टूडेंट जो ग्रेजुएटिंग क्लास थी तो उनकी खातिर उनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि आपने इतनी जल्दी तरक्की कैसे करी। तो जाहिर है जो ऑफिस पॉलिटिक्स और वो स्किल्स थे वो तो उन्होंने नहीं शेयर की, पर एक चीज़ उन्होंने ज़रूर शेयर की कि हर 6 महीने बाद मैं अपने करियर का रिव्यू करता हूँ कि मैं जो पिछले 6 महीने मैंने गोल बनाए थे, वो मैंने अचीव किए या नहीं किए, और अगर नहीं किए, तो मुझे अब किस तरह से जो है चेंज करना चाहिए। और वो खुद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने और अपने जो क्लासमेट्स थे जो इतनी तेज़ तरक्की नहीं कर सके, उनमें जो बड़ा डिफरेंस देखा वो ये था कि सेल्फ रिव्यू का, सेल्फ इवैल्यूएशन का, ठीक है ना? तो बिल्कुल लीडरशिप जो है की पोजीशन पे आप जा सकते हैं, बट थोड़ा-सा सोच समझ के और होशियारी से काम करना पड़ता है। लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या बगैर लीडर के भी काम हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, इम्पॉसिबल। अभी आप कह रही थे दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब हो सकता है, हो तो सकता है बगैर सर। अच्छा सर तो बट हर चीज हाँ, को कोई ना कोई लीड कर रहा है। ऐसा हमें कभी कभार लगता है कि ये चीज लीड नहीं हो रही, बट हर चीज की लीडिंग होती है। हर हर चीज में मतलब लीडरशिप होता है, कोई ना कोई आपको बता रहा होता है, कुछ समझा रहा होता है, या फिर आप खुद से ही किसी को मतलब अपना आइडियल बना लेते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तब भी आप मतलब किसी और को देख के चल रहे होते हैं। ठीक है। और जो कह रहे थे कि हो सकता है बगैर उनके काम, वो कौन है? वो कोई साहब थे, कह रहे थे हो सकता है। तो क्या कौन बोल रहे थे? समिया? यस सर सर, मैंने समिया। कहा था सर कि होगा। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? खिजर। हाँ, खिज़र। तो कैसे होगा बगैर लीडर के काम? आप अपनी लॉजिक सर बताइए। काम होगा सर, काम तो हो सकता है लेकिन उस तरीके से नहीं हो सकता सर, जैसे कि एक लीडर की मौजूदगी में होता है। तो फिर तो आप समिया के व्यू से एग्री कर रहे हैं। देखिए ऐसा सर है ऐसा कि नहीं है कि जी, बिल्कुल टफ तो नहीं हो जाएगा ना सर, कि काम बिल्कुल बंद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सर उस तरीके से बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। चलें एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर क्लास में चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल टीचर ना आए, तो उस पीरियड में पढ़ाई होगी आपके ख्याल से? बिल्कुल नहीं होगी नो सर। सर। बिल्कुल नहीं होगी सर। हालांकि हो थियोरेटिकली हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स, ये सब लिखा हुआ है किताब में कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं कि बगैर लीडर काम हो सकता है, कि जब खुद फॉलोअर्स लीडर वाले काम करने लगे। तो लेट्स से टीचर क्लास में नहीं आए, लेट्स से मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं ली, मैं सोता रह गया या मैं छोड़ दिया या जो भी, इंटरनेट लाइट गई हुई है मेरे पास, तो ये मुमकिनात में से है, मतलब इसमें कोई फिजिकल रुकावट नहीं है कि स्टूडेंट्स कहें, जलाल और दूसरे जो है कहेंगे भाई देखें टीचर तो नहीं ले रहे क्लास, तो हम खुद अपना एक स्टडी ग्रुप जो है इस वक्त जूम पे कंडक्ट कर लेते हैं और हम आपस में टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जितनी हमारी समझ है। ये पॉसिबल है, बट अनलाइकली है। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में फर्क होता है। तो मुमकिन तो बिल्कुल है, मगर उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ऐसा स्टूडेंट जो है खुद से कर ले। तो जहाँ देखा है टीचर नहीं आया, फिजिकल क्लास है, तो 5-10 मिनट इंतजार किया, फिर उठ के चल दिए और जाके बता दिया कि भाई टीचर नहीं आया, हम जा रहे हैं। तो अगर फॉलोअर में कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली हों, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन एंड इंडिपेंडेंस हो, तो फिर लीडरशिप की उस हद तक मुकम्मल नहीं, उस हद तक फिर लीडर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लीडर वाला जो रोल है, टॉप लेवल डायरेक्शन, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजिंग, टॉप लेवल कंट्रोल, वो खुद फॉलोअर्स कर रहे हैं। ठीक है। फिर कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत रूटीन काम है, बताया हुआ है, तो कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है। और आखिरकार जो है ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग के गोल्स फॉर्मल हैं, ठीक है, रूल्स रिजिड हैं, प्रोसीजर्स हैं, वर्क ग्रुप बड़े टाइटली नेट हैं। तो फिर उस हद तक लीडर की जरूरत नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, ना यहाँ ये लिखा हुआ कि लीडर की अहमियत नहीं है, ठीक है, अच्छे लीडर की। और ये जहन में रखें, लीडर और सीईओ चेयरमैन तो बहुत से बन जाते हैं, मगर हम बात करते हैं अच्छे लीडर, अच्छे सीईओ की। कुछ सीईओ, कुछ लीडर तबाह करके रख देते हैं अपने इदारों को, और बास केसेस में अपने पूरे मुल्क को डुबो देते हैं। तो ये था ख्वातीन हज़रात लीडरशिप का टॉपिक। अब इतना जबरदस्त समझ में आ गया होगा कि सबके फुल मार्क्स फाइनल में आ जाएंगे। और सर वो अगर मुझे पूछना था कि असाइनमेंट में सर क्या क्या बताना है। असल में ना समझ में नहीं आ रहा कि हमें मतलब रिपोर्ट्स किस चीज की देनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी है या नहीं। सर असाइनमेंट का जरा समझा दे ताकि हम उस लिहाज से बना लें असाइनमेंट। हाँ, आप शुरू में थी जब उसामा के सवालों के जवाब में दे रहा था। उसामा मुझसे अलग से चैट पे भी डिस्कस करते रहे हैं। समिया? नो सर, मैं नहीं थी उस दिन। अच्छा, तो खैर थोड़ा सा रेपिटेशन हो जाएगा, कुछ लोगों ने पहले सेशन में सुन लिया होगा। आप ये बताइए कि आपके जहन में क्या आइडिया है कि रिपोर्ट में करना क्या है? ये मत कहिएगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। नो सर, मतलब उसमें हमें बताना होगा कि रिपोर्ट देनी होगी किस तरह से, किस चीज को मैनेज करना है, और कंपनीज को देखना होगा दूसरी। हाँ, तो और थोड़ी वजाहत करें, कौन सी कंपनियों को तो नहीं देखना, एक कंपनी को देखना है। सर जैसे फिश की कंपनी हो गई जो कौन फिश सी? वगैरह का सप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है, कोई मछली मसला नहीं है वगैरह ऐसी का। कंपनी में। अब जब कंपनी हाँ, जो भी चीज है, तो सर उस कंपनी का तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या चल रहा है, और वो किस तरह से प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है और जी फिर कब उन्हें लॉस हो सकता है। और उन्हें प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, और रिस्क वगैरह होते हैं उनको मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने पहले सवाल का जवाब दें कि कंपनी कोई चूज कर ली है? जी सर, कंपनी चूज की है। कौन सी? ये फिश फिश सप्लाइंग, फिश एक्सपोर्ट, कोई ऐसी कंपनी है? ओके, सर वो सीमेंट कंपनी है। ठीक है, तो सीमेंट कंपनी है, जो जो भी उसका नाम होगा, तो बड़ा एक सेटअप होगा, सीमेंट प्लांट छोटा नहीं होता। अब जी वो सर। कंपनी आपने चुन ली, वो कांटेक्ट कोई है आपका, कोई पुरानी रिपोर्ट आपको मिल गई, जो भी है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखकर उनको मतलब पहले तो अच्छे से पढ़ना है। सर वैसे समझ नहीं आ रहा ना सर, कैसे करना है असाइनमेंट हमें ना, मैनेज करना है, कैसे शुरू करना है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, शुरू देखें, शुरू करने से होता है, चार जो मेजर फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, वो उस कंपनी में टॉप लेवल पे कैसे हो रहा है, ये बेसिकली रिपोर्ट है, ठीक है। तो प्लानिंग की हम बात करें सीमेंट कंपनी की, तो जाहिर है बिजनेस तो उनका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। तो पहला चैप्टर, मैंने चैप्टर्स के बताए थे, शायद आप उन सेशन में थी या नहीं थी। तो पहला चैप्टर तो आपका हो जाएगा कंपनी का बैकग्राउंड, ठीक है, कंपनी कब बनी, कंपनी कितने टन या कितने मिलियन टन या 100,000 टन कितने वो सीमेंट प्रोड्यूस करती है, उसका जी सर। एक्सपोर्ट का पोर्शन कितना है, क्योंकि सीमेंट अक्सर एक्सपोर्ट भी होता रहा है, फिर जब मसले हो जाते हैं तो फिर यहाँ लोग मार्केट में खपत होती है। और
कंपेटिटिव क्या है, ये 1-2 पेज की एक समरी कंपनी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये आपको हो सकता है कंपनी की कंपनी आप बताना चाहेंगी कौन सी है? सर लकी सीमेंट कंपनी। लकी सीमेंट में कांटेक्ट है आपका? जी सर। ठीक है। सर लक असाइनमेंट हमने थोड़ा बहुत बनाया है, हाँ, बट सर हमें थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर वो सही बना है या नहीं। हमने आपको सर सेंड भी किया है, अगर आप देख लें तो। कब सेंड किया है? सर आई थिंक कल परसों सेंड किया था। अच्छा देखिए, फॉलो अप ले लिया करें, क्योंकि सर मैं अगर फिर आप वो असाइनमेंट देखकर अब हमें थोड़ा गाइड कर देंगे ना, तो हमारे लिए आसानी हो वो जाएगी, तो मैं कर क्योंकि सर दूंगा, आप मुझे फॉलो अप ले लिएगा। मैं जनरल में बता दूं, 6 चैप्टर होंगे आपकी रिपोर्ट में। ये मैं पहले बता चुका हूँ ग्रुप में, जी सर। मतलब डिस्कशन। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। लकी सीमेंट बहुत बड़ा ग्रुप है, लकी ग्रुप का वो जो है, उनकी और भी इंडस्ट्रीज हैं। एनुअल, मेरा ख्याल है शायद पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो आपको इनकी एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। और वो तो आप इंट्रोडक्शन वहां से आपने उठा लिया, ले लिया, और लिख दें कि हमने एनुअल रिपोर्ट 2020 से ये लिया है। ये अगर 2021 की इंटरिम रिपोर्ट तो नहीं आई होगी अभी, खैर। उसके बाद 4 चैप्टर शुरू होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के। तो प्लानिंग में आप बताएंगे कि भाई इनके टॉप लेवल गोल्स क्या हैं। अगेन कुछ एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएंगे, और कुछ जो है आपको जो आपका कांटेक्ट है वो बता देंगे, ये बता देंगी। उसमें गोल्स उन्होंने क्या सेट किए हैं, जितने वो कंफर्टेबली शेयर कर सकें, कि ग्रोथ के क्या टारगेट्स हैं, क्या वो सीमेंट भी मुख्तलिफ किस्म की बनती है, कंपेरेटर से किस तरह से डील करना चाह रहे हैं, यानी हाउ एंड व्हाट जो प्लानिंग का है। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हो सकता है एनुअल रिपोर्ट से मिल जाए, वेबसाइट से मिल जाए इनकी, या वो खुद आपको दे दें कोई चार्ट। और नहीं है तो आप उनसे पूछ के, और वर्ड पे या पावर पॉइंट पे वो आप टॉप मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लें। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के जो 6 एलिमेंट थे, स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जी सर। वो उनको कवर कर लें। ओवरऑल ये नहीं कि जी एक ही डिपार्टमेंट में जी कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ओवरऑल पिक्चर ले लें कि भाई ऑन एवरेज एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है। मान लिया कि बात वेरी करेगी, फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर हो सकता है 50 वर्कर्स को देख रहा हो, ये 100 को देख रहा हो। हेड ऑफिस में हो सकता है जो है वो जलाल, एक मिनट, वो जो है एक शख्स ऑन एवरेज 4-5 लोगों को देख रहा हो। तो ये आप एक आइडिया ले लिएगा, सेंट्रलाइजेशन किस हद की, कौन सी चीजें किस हद तक सेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है, कौन सी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल हर कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और फिर उसके कंपनी की स्पेसिफिक एग्जाम्पल। लीडरशिप का चैप्टर भी हमने खत्म किया। लीडर, अगर जिस जो आपका कांटेक्ट है उन्हें सीईओ ओनर का पता है कि भाई इनका स्टाइल क्या है, इनकी ट्रेड्स क्या हैं, इनका बिहेवियर डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक है, या मैनेजरियल ग्रिड पे आप उसे प्लॉट कर दें। और फिर जो हमें अभी आखिर में चीज़ें पड़ी, अगर कंफर्टेबली वो बता दें आपका कांटेक्ट कि हाँ भाई इन ग्रुप और आउट ग्रुप है या नहीं है। LMX थ्योरी जो थी, और सब्स्टिट्यूट फॉर लीडरशिप का भी ऐसा हुआ कि किसी सीईओ लीडर की डेथ हो गई हो, या चेंज इन मैनेजमेंट आया हो, या और काम फिर भी चलता रहा हो या खराब हुआ हो। तो हर हर चैप्टर के जो हमने तीनों फंक्शंस अभी कर लिए, और कंट्रोल का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। तो उसका कॉन्सेप्ट लिख के, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट उठाया, पहले समझा कॉन्सेप्ट को, फिर उसकी मिसाल ढूंढी कंपनी कि ये काम इस तरह से हो रहा है इस कॉन्सेप्ट के तहत, ठीक है। ये हो गए 5 चैप्टर, 4 फंक्शंस के और एक इंट्रोडक्शन का। छठा चैप्टर आपका होगा 1 पेज, कि आपके अपने दिमाग से सोचे समझे कि आप अगर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस देना चाहते हैं, आप इस भरोसे के साथ कि आप एक फ्यूचर सीईओ हैं, एक पोटेंशियल है आपका, आपका अपना दिमाग है। तो आप ये ना अज्यूम करेंगे जी मुझे क्या पता, मैं तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को आप लगाएं, और जितना आपकी समझ है उस लिहाज से आप रिकमेंडेशन दे दें।
रियलिस्टिक होते हैं। और रियलिस्टिक होने का एक जो आसान तरीका है वो है ये, अगर स्क्रीन नजर आ रहा हो आपको, नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। कि भाई जो इजी आप गो टू मशवरा दे हार्ट। रहे हैं उसमें खर्चा इन्वॉल्व होगा, और वो खर्चा के बदले बेनिफिट क्या मिलेगा, ताकि कंपनी प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि लकी सीमेंट तो खास तौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो इसी उसूल के तहत चलता है। तो कोई भी अपनी रिकमेंडेशन को आप इस इक्वेशन से गुजार लीजिएगा कि हाँ भाई इसका इम्पैक्ट मेरे मशवरे का कॉस्ट पे क्या आएगा और रेवेन्यू पे क्या है। ठीक है ना? अच्छा पूरा सर, करियर अगर आपका कोई जो है वो इसी में गुजर जाएगा, ये चीजें देखते हुए। अब कोई चीज हो जो ना समझ में आई हो? अच्छा सर, मैं एक बात पूछ लूँ, अगर कोई जी जी, अकेले चला करना आपका चाहेगा। सवाल था। नहीं, मेरे तो 3 सवाल हैं। पहले एक ये पूछ लूँ कि एक एक अगर करके पूछिएगा, क्योंकि फिर मैं पहले ही भूल जाऊंगा। ओके सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर कोई अकेले बनाना चाहे पूरा असाइनमेंट तो वो कर सकता है अकेले, या ग्रुप वाइज लाज़मी जी है? अकेले कोई बनाना चाहे बिल्कुल कर सकता है। और दूसरा ये कह रहा था कि सर ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में कंपनी, कोई भी कंपनी, मैंने मतलब एक कंपनी सेलेक्ट की है ऑन न्यूट्रिशन, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसमें ये मिशन एंड विजन उनका सामने जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे अबाउट में जाना, हाँ तो हाँ, उनका कंपनी का मिशन एंड विजन मिल जाता है मुझे, तो ठीक उसको है। मैं प्लानिंग और में रख सकता हूँ। जी जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मिशन, ये विजन, ये मिशन और विजन बड़े अजीब तरीके से ये वर्ड्स यूज होते हैं। बाज मिशन को विजन, विजन को मिशन, और थ्योरी में भी इनमें कोई कंक्लूजन नहीं है। बहरहाल आपको विजन या मिशन मिल गया, आप उसको वहां से कट और पेस्ट करें, अपनी रिपोर्ट में डायरेक्ट डाल दें, क्योंकि आपने नहीं लिखा। ठीक है? और वहां रेफरेंस दे दें उसी पेज पे कि साहब ये पेज इंटरनेट का ये वाला है, गूगल मत लिखिएगा ना, खाली कंपनी का यूआरएल, वो स्पेसिफिक पेज जिस पे, ताकि मैं वहीं क्लिक करके उस पेज से पहुंच जाऊं कि हाँ यहाँ जी से सर, क्लिक समझ किया। गए। और उस ओके पे ओके। अपना कमेंट कर दें, क्योंकि कुछ चाहे बाहर की कंपनियों या पाकिस्तानी, कुछ बेमायने मिशन स्टेटमेंट्स हैं। जैसे गुजरात फैन कंपनी जीएफसी का देखिएगा, और कुछ बड़े अच्छे मायने खेज सोचे समझे हुए मिशन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे नेशनल फूड्स का है। तो उस पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा मिशन स्टेटमेंट है, या ऐसे ही बेकार जेनेरिक मिशन स्टेटमेंट है। जी अच्छा, सर, ये मैं टाइम तो खत्म होने वाला है, तो अब ये मैं भी एक मिनट, ये क्या, वेट, ये फिर वही फिनोमेना हो रहा है कि वी स्टार्टेड व्हाट 2 o'clock, 2:45, हमारे 40 मिनट होने वाले हैं।